नमस्कार। डेली 30 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख है 15 जून 2020। 15 जून के आज के इस एपिसोड में हम मौर्य साम्राज्य का दूसरा एपिसोड डिस्कस करने जा रहे हैं। मौर्य साम्राज्य का एक एपिसोड हमने देखा था। उस एपिसोड में जो बातें हमने की थी उसके आगे की बातें, और इसी में मौर्य साम्राज्य के लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो एपिसोड मिलाकर समाप्त हो जाएंगे। 21 क्वेश्चन मौर्य साम्राज्य से और 9 क्वेश्चन करेंट अफेयर से, टोटल 30 क्वेश्चन हम रोज की तरह डिस्कस करने जा रहे हैं आज के डेली 30 में। चलिए शुरू करते हैं आज के डेली 30 को और लेते हैं पहला प्रश्न। आज के डेली 30 का पहला प्रश्न है, कौटिल्य ने मौर्य काल में मोक्ष शब्द तलाक के लिए प्रयुक्त किया था। जो मोक्ष शब्द था ये तलाक के लिए कौटिल्य ने प्रयुक्त किया था। मोक्ष को तो मोक्ष ही कहेंगे और अंग्रेजी में तलाक को डाइवोर्स कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इन्होंने प्रयुक्त किया था। और दूसरा स्टेटमेंट है कि मौर्यकालीन समाज में वैश्यावृत्ति को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। वैश्यावृत्ति को राजकीय संरक्षण प्राप्त था, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मौर्य साम्राज्य में वैश्यावृत्ति को राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था। और पुनर्विवाह और नियोग की भी अनुमति उस समय थी, ये भी ध्यान रखिएगा। नियोग प्रथा जो होती थी, पुनर्विवाह जो होता था, ये सब उस समय प्रचलित था। और स्त्री एवं पुरुष दोनों को तलाक लेने का अधिकार भी प्रदान किया गया था, दोनों तलाक ले सकते थे। और मौर्यकालीन समाज में विधवा विवाह भी प्रचलित थी। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया। क्या कहा गया? गूढ़ पुरुष। और दूसरा स्टेटमेंट है कि गुप्तचर से संबंधित विभाग को महामात्यापसर्प कहा जाता था। जो गुप्तचर थे उनको गूढ़ पुरुष कहा जाता था, ये तो बात बिल्कुल सही है। और गुप्तचर से संबंधित जो विभाग था उसको महामात्यापसर्प कहा जाता था, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए, क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से करने का तरीका ये होता है कि उसको आप रीड करिए केयरफुली। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है, तुरंत उसको रिपीट करिए, तभी आपके प्रश्नों का सही उत्तर निकल पाएगा। नहीं तो कई बार दिक्कत ये होती है कि आप जानते जानते प्रश्न को गलत कर देते हैं। किस शासक ने संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग किए थे? कौन शासक था जिसने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे? और इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। श्रवण बेलगोला में जाकर जैन प्रथा की एक पद्धति, जैन प्रथा एक होती है संलेखना, ये कहीं कहीं आपको संलेखना भी लिखा मिल जाएगा, संलेखना भी लिखा मिल जाएगा। और डबल एल भी, मतलब दो बार ला का उपयोग भी यहाँ पर मिल जाएगा। दोनों तरीके से ये लिखा जाता है। तो अगर ये दो अलग अलग तरीके से पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में जाकर जैन प्रथा जो संलेखना है उसके आधार पर उसी की विधि से अपने प्राणों को त्याग दिया था। ठीक है। और इसका एक शब्द इसके लिए और प्रयुक्त होता है, वो शब्द है संथारा पद्धति। ठीक है। और मृत्यु को निकट जानकर अपनाए जाने वाली ये एक जैन प्रथा है। इसमें ये माना जाता है कि हमारी मृत्यु जो है वो निकट आ गई है, इसलिए हम इसको त्याग देना चाहिए, ऐसा इसमें किया जाता है। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति किस मौर्य शासक के समय में हुई थी? यानी जब तृतीय बौद्ध संगति हुई तो उस समय मौर्य शासक कौन था, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है अशोक था। क्या कोई जितनी भी बौद्ध संगतियां हुई हैं उनकी लिस्टिंग कमेंट करके बताएगा? प्रथम द्वितीय तृतीय जो भी बौद्ध संगतियां हुई हैं उनकी लिस्टिंग करके कौन बताएगा? अगर कोई बताता है तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग पार्टिसिपेट इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बोलूँगा काफ़ी टाइम हमारा जाएगा और सरल प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। यहाँ पर जो डिस्कशन होता है उसमें ये आप मेन देखने की कोशिश करिए मुख्य रूप से कि कहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं और क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और आप उसको अपने अनुसार भी पढ़ते रहिए। वैसे यहाँ पे जो कराया जा रहा है वो काफ़ी है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सम्राट अशोक ने जैन धर्म को अपने शासनकाल में राजकीय संरक्षण दिया था। सम्राट अशोक ने जैन धर्म को अपने शासनकाल में राजकीय संरक्षण दिया था, ये ध्यान रखिएगा। अशोक की बात हो रही है और जैन धर्म के संरक्षण की। अभी हम इसको चेक करते हैं। पतंजल के अनुसार मौर्य काल में देव मूर्तियां जो होती थी, देव मूर्तियों को बेचा जाता था, ये दूसरा स्टेटमेंट है।
अब यहां पर जो पहला स्टेटमेंट है उसको ध्यान से पढ़िए। तीन मुख्य रूप से धर्म थे, वैदिक धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। एक और धर्म था आजीवन धर्म। ये चार मुख्य रूप से धर्म थे मौर्य काल में। और जो मौर्य सम्राट हुए हैं उनमें जैसे एक सम्राट हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य, ये जैन धर्म का अनुयायी था। तो इसने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। हालांकि इसने और किसी धर्म का विरोध नहीं किया था, लेकिन ये जैन धर्म का अनुयायी था और इसने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। अशोक जो था ये मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। इस तरीके से आपको एक कॉन्सेप्ट बिठा के चलना है दिमाग में। लेकिन यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा स्टेटमेंट था कि दूसरे धर्मों को बिल्कुल नहीं माना जाता था, ये दूसरे धर्मों को बिल्कुल बैन कर दिया गया था, तो वो गलत हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर गलत है, दूसरा यहां पर सही है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, दो स्टेटमेंट है। मौर्य काल में दीवानी न्यायालय कंटक शोधन कहलाता था। ये शब्द याद रखिएगा, कंटक शोधन। और मौर्य काल में फौजदारी न्यायालय धर्म स्थलीय कहलाता था। अब धर्म स्थलीय और कंटक शोधन को आप अगर पढ़े हैं तो यहां पर मिलान करिए कि ये सही है कि नहीं। यहां पर ये उल्टे लिखे हुए हैं। कंटक शोधन जो होता था वो फौजदारी न्यायालय होता था, और जो धर्म स्थानीय होता था ये दीवानी न्यायालय होता था। तो इस तरीके से ये उल्टे लिखे हुए हैं और इनमें से कोई भी सही नहीं है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मौर्य काल में एग्रोनोमोई होता था। एग्रोनोमोई क्या होता था? एग्रोनोमोई, ये शब्द याद रखिएगा, एग्रोनोमोई हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको एक ही तरीके से लिखते हैं। इसका कोई हिंदी अंग्रेजी अलग वर्जन नहीं है। तो एग्रोनोमोई क्या होता था? एग्रोनोमोई जो होता था वो रोड बिल्डिंग ऑफिसर होता था। क्या होता था? रोड बिल्डिंग ऑफिसर। मार्ग निर्माण का विशेष अधिकारी जो होता था उसको एग्रोनोमोई कहा जाता था। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और मेगास्थनीज की जो इंडिका है उसमें ये सब वर्णित है, वहां से ये चीजें हमको पढ़ने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य काल में पश्चिमी भारत में व्यापार ताम्रलिप्ति बंदरगाह से होता था। पहला स्टेटमेंट यह है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि मौर्य काल में पूर्वी भारत में व्यापार भृगुकच्छ के बंदरगाह द्वारा किया जाता था। अब ये दो स्टेटमेंट है। व्यापार के उस समय जो केंद्र थे उसमें तक्षशिला था, काशी था, उज्जैन था, कौशाम्बी था। लेकिन जो वायु व्यापार होता था उसके लिए बंदरगाहों का प्रयोग भी किया जाता था। पश्चिमी भारत में ये भृगुकच्छ बंदरगाह, कच्छ किधर है? गुजरात में, पश्चिम में। तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट पहले में होना चाहिए, जो दूसरे वाले स्टेटमेंट में ये फैक्ट दिया हुआ है। और जो पूर्वी भारत था उसके लिए ताम्रलिपि का प्रयोग किया जाता था। तो ये दोनों इंटरचेंज करके लिखे हुए हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। मौर्य काल में मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारी जो होते थे उस अधिकारी को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी जो होता था उसको रूप दर्शक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रूप दर्शक। ठीक है। और रूप दर्शक का जो ये संबंध है ये मौर्य काल से, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौर्यों की राजकीय मुद्रा पड़ थी, पहला स्टेटमेंट। और मासक एवं काकड़ी ये चांदी का सिक्का होता था, ये दूसरा स्टेटमेंट है। पड़ी जो थी ये इनकी राजकीय मुद्रा थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये ऑफिशियल करेंसी थी मौर्यंस की। ठीक है। लेकिन मासक और काकड़ी जो होता था ये चांदी का नहीं होता था, ये जो होता था वो तांबे का होता था। किसका होता था? तांबे का। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि मौर्य काल में प्रणय आपातकालीन कर था। और दूसरा है कि मौर्य काल में जो प्रवेश था ये आयात कर होता था। यहां पर देखिए, मौर्य काल में जो प्रणय था यह आपातकालीन कर था, बिल्कुल सही है। और प्रवेश जो था ये आयात कर। जब प्रवेश यानी कि जब प्रवेश होता था किसी वस्तु का तो उस पर लगाया जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है और सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। मौर्य काल में क्षेत्रक कौन होते थे? किनको कहा जाता है? कहा जाता था क्षेत्रक, है ना। किसको क्षेत्रक कहा जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो भी लैंडलॉर्ड्स होते थे, जो भूस्वामी होते थे, उनके लिए क्षेत्रक शब्द का प्रयोग किया जाता था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? जो राजकीय भूमि की व्यवस्था करता था, अरेंजमेंट करता था, है ना,
और ये प्रिंसिपल ऑफिसर होता था, ये जो गवर्नमेंट लैंड होती थी उसके लिए। तो इसके अधिकारी को क्या कहते थे, यही प्रश्न है। इसको कहते थे सीता अध्यक्ष। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, सीता अध्यक्ष इसको कहा जाता था। यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा जाता है अर्थशास्त्र में कि जुती हुई भूमि को क्या कहते थे, तो ये कृष्ट है, और बिना जुती हुई भूमि को आकृष्ट। इसके लिए जो शब्द यूज होता था, ये कृष्ट होता था, ये जुती हुई, और आ इसमें लगा दें, आकृष्ट जो होता था या बिना जुती हुई जो भूमि होती थी। ऐसे स्थल शब्द यूज होता था ऊंची भूमि के लिए, ठीक है। और अदेव मात्रिक वह भूमि होती थी जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी कृषि हो जाती थी, यानी कि खेती के लिए वर्षा की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो यहां पर तो उत्तर सी हो जाएगा, बाकी इंफॉर्मेशन आप नोट कर लीजिए। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। अशोक की मृत्यु के साथ ही मौर्य वंश समाप्त हो गया। पहला स्टेटमेंट, अशोक की जो मृत्यु हुई तो वहां से मौर्य वंश नहीं समाप्त हुआ था। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व के में हुई थी, और सभी जो पुराण हैं उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि बृहद्रथ की जब मृत्यु हुई तो मौर्य वंश समाप्त हुआ। क्योंकि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, ये भी यहाँ पर प्रश्न बन रहा है। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, इस प्रश्न का उत्तर है बृहद्रथ। और अगर बृहद्रथ इसका उत्तर है तो आप जान सकते हैं यही अंतिम शासक रहेगा, यही से मौर्य वंश की समाप्ति होगी। तो पहला गलत है। और पुष्यपुत्र शुंग ने एक नए राजवंश की स्थापना की थी, ये भी बिल्कुल सही है ना। और इसने क्या किया था, बृहद्रथ को मार दिया था, धोखे से मारा था। और ये अपने अस्त्रों का निरीक्षण कर रहा था, सेना का निरीक्षण कर रहा था, तो उस समय इसको मार दिया गया था। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट हैं। बौद्ध परंपरा अशोक को 84,000 स्तूपों के विनाश का श्रेय प्रदान करती है। 84,000 स्तूपों के विनाश की बात हो रही है, अशोक को, गलत है। ये विनाश नहीं, इन स्तूपों को 84,000 स्तूपों को निर्मित कराने का श्रेय उसको देता है बौद्ध धर्म। तो पहला स्टेटमेंट तो यहीं पर गलत हो गया। दूसरा है अशोक की महानता उसके साम्राज्य विस्तार के कारण है। अशोक का साम्राज्य जो था वो विस्तृत था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसकी जो महत्ता है वो साम्राज्य विस्तार के कारण नहीं है, इसकी मानववादी नीतियों के कारण है। इसके इथिकल जो वैल्यूज थे वो बहुत हाई थे, उसके कारण से इसको जाना जाता है, न कि साम्राज्य विस्तार के कारण इसको महान माना जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। इस तरीके से डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। अशोक के समय उत्तरापत्य की राजधानी तक्षशिला थी। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आपको बताना है कौन सा नहीं सही है। अशोक के समय दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी, ये भी सही है। अशोक के समय अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी, ये भी सही है। और अशोक के समय कलिंग प्रांत की राजधानी क्या थी, वैशाली यहां पर दिया हुआ है। अब अशोक के समय कलिंग प्रांत की राजधानी क्या थी, अशोक के समय क्या वैशाली उसकी राजधानी थी। जो उत्तरापथ था, उत्तरापथ की तक्षशिला थी, ये बिल्कुल सही है। दक्षिणापथ की क्या थी, दक्षिणापथ जो था उसकी सुवर्णगिरी थी, तो दूसरा भी सही है। पहला सही, दूसरा सही, ये दोनों तो सही हो गए। अब तीसरे पे आते हैं, अवंती राष्ट्र की राजधानी क्या थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी, यहां पर दिया हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है कि अशोक के समय कलिंग प्रांत की राजधानी वैशाली थी। तो जो कलिंग प्रांत था उसकी राजधानी वैशाली नहीं थी, उसकी राजधानी तोशली थी, ठीक है। तो ये अंतिम जो विकल्प है डी वाला, ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, दो स्टेटमेंट है। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। जो 13वां शिलालेख है अशोक का, उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, ऐसा प्रश्न में कहा जा रहा है। अब ये सही है या गलत, ये आपको बताना है। ये हो गया पहला स्टेटमेंट। तो 13वां शिलालेख जो है वो कलिंग युद्ध का वर्णन करता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि अपराध करने वाली आठविक प्रजाति, एक यहां पर प्रश्न बन रहा है कि आठविक जातियां जो होती थी, प्रजातियां नहीं जातियों की बात हो रही है, तो आठविक जातियां जो होती थी ये अपराधी प्रकार की जातियां होती थी। और ये अपराधी जातियां होती थी, तो इनके बारे में क्या 10वें शिलालेख में अशोक ने उल्लेख किया है, ये भी एक प्रश्न बन रहा है। अब यहां पर दो चीजें हैं, पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही तो है, इन्होंने किया है, उन्होंने धमकी दी थी जनजातियों को। ये जो जातियां थी ये जनजातियां थी, ये जंगलों में रहती थी,
तो इन्होंने कहा था कि तुम सुधर जाओ नहीं तो इसका खामियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा, धमकी दी थी। और इसने एक सेंटेंस बोला था कि धम्म मार्ग का अनुसरण करो। किसको? आठविक जातियों को इन्होंने बोला था। ठीक है, तो ये जो 13वां शिलालेख है उसी में इसका जिक्र किया गया है, ना कि ये 10वें शिलालेख में। जो 13वां शिलालेख है इसी में इसका जिक्र है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दो स्टेटमेंट है। पहला है धर्मनीति की व्याख्या अशोक के 10वें शिलालेख में है। क्या पहला स्टेटमेंट सही है? जो धर्मनीति की व्याख्या है ये अशोक के 11वें में है। 11 शुभ होता है ना, धार्मिक कार्यों में 11 रुपये दान करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिए। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है कि सर्वधर्म संभाव एवं स्त्री महापात्र की चर्चा अशोक के 12वें शिलालेख में। ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। जो अशोक का 12वां शिलालेख है उसमें सर्वधर्म संभाव की बात की गई है और स्त्री महापात्र की भी चर्चा इसमें की गई है। दूसरा स्टेटमेंट सही है। केवल दो सही है, इसलिए बी इसका उत्तर हो जाएगा। सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह हैं, यह अशोक के किस शिलालेख में कहा गया है? कौन सा शिलालेख है? अशोक ने जो शिलालेख बनवाए थे, जो लिखवाए थे, जिनका निर्माण कराया था, उसमें जो पहला शिलालेख है उसी में इसने कहा था कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। और उसने पशु बल की निंदा की थी। पशु बल की निंदा की थी इसमें। जो लोग पशुओं को खाते हैं या जैसे भी भक्षण करते हैं तो वो अशोक को याद करें। और अशोक ने भी निंदा की थी। अशोक महान था। अब आप लोग सोचिए, मैं किसी के खाने पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस समय भी ये पाबंदियां लगाई जाती थी। आज तो पाबंदी नहीं है, उस समय भी नहीं, उस समय। आज तो पाबंदी नहीं है ना कोई। खाने का जो अधिकार है वो सबको होना भी चाहिए, जो जो चाहे वो खाए, लेकिन हमको थोड़ा सा सोचना चाहिए। अगला प्रश्न, अशोक का कौन सा अभिलेख ग्रीक एवं आरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है? यानी कि ये ग्रीक में भी है और आरमाइक में भी है। एक कंधार का अभिलेख है सर ए कुना। जो सर ए कुना अभिलेख है ये ग्रीक और आरमाइक दोनों भाषाओं में है। और शाहनाजगढ़ी और मानसेहरा को जो अभिलेख है, शाहनाजगढ़ी और मानसेहरा का जो अभिलेख है उसके बारे में अगर प्रश्न पूछा जाए तो याद रखिएगा वो खरोष्ठी लिपि में है। किस लिपि में है? खरोष्ठी लिपि में। तक्षशिला एवं लघमान का जो अभिलेख है ना, लघमान के समीप काबिस्तानी अफगानिस्तान में है, ये अभिलेख आरमाइक और ग्रीक उत्कीर्ण लिपि में है। तो ये सब इंफॉर्मेशन फिलहाल जो ग्रीक और आरमाइक में है ये सर ए कुना कंधार अभिलेख है। इतना आपको नहीं भूलना है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं उन्हें साधारण तौर पर क्या कहा जाता है? अब इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं इन ऑप्शंस में देखिए लिखा हुआ है दीर्घ स्तंभ लेख, गुहा लेख, लघु स्तंभ लेख, बृहद शिलालेख। तो उनको क्या कहा जाता है जिसमें राजकीय घोषणाएं इनकी हैं, उत्कीर्ण हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? लघु स्तंभ लेख। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये करंट अफेयर के प्रश्न यहां पर स्टार्ट हो जाएंगे। करंट अफेयर के भी 9 प्रश्न हम देखेंगे। पहला है कि किन राज्यों में महिला पुलिस स्वयंसेवी योजना को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है? और ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मिजोरम और छत्तीसगढ़। इस तरीके से सही उत्तर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इन राज्यों में प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था इन राज्यों के द्वारा, तो वहां से अनुमोदित कर दिया गया है। महिला पुलिस स्वयं सेवी योजना जो है ये महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा गृह मंत्रालय के सहयोग से चलाई जाएगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम जो है वो इसमें मदद करेगी और जो आईसीडीएस वाला डेवलपमेंट मतलब जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसके तत्वाधान में ये चलाई जाएगी। इस विभाग में ये बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत इसको चलाया जाएगा गृह मंत्रालय के सहयोग से। किस भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपनी मोबाइल जो अपनी अमेरिकी ई बाइक कंपनी जेनजी से बाहर निकलने और अपनी कोरियाई सहायक कंपनी ससोंग से संगोंग, गलत में पड़ गया था, से संगोंग पर नियंत्रण छोड़ने का निर्णय लिया है? ये कौन सी भारतीय कंपनी है? और ये भारतीय कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। कोरिया की ये कंपनी है से संगोंग। कई बार आपने गाड़ियां देखी होंगी उसमें से संगोंग करके, स्पेलिंग मुझे सही से इसमें नहीं याद है, ऐसे लिखा रहता है। और उसका जो यहाँ पे मार्केट का काम था, मार्केटिंग वाला काम महिंद्रा उसको संभालती थी। ठीक है ना,
महिंद्रा एंड महिंद्रा जो हमारे यहाँ के वो कर रही थी। तो अमेरिकी ई बाइक कंपनी जेनजे से भी इसकी बातचीत थी, इसका समझौता था, तो उसको उससे बाहर निकल रहा है और इस पे नियंत्रण छोड़ रहा है। तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय विक्रेताओं के साथ पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों के लिए वितरण अवधि 4 महीने बढ़ा दी है? कौन सा ये केंद्रीय मंत्रालय है? तो ऐसा किया है किसने? गृह मंत्रालय ने। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप एक 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 मिनट, गृह मंत्रालय नहीं, ये रक्षा मंत्रालय ने किया है। किसने किया है? रक्षा मंत्रालय ने। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। यहाँ पर ये मैं कहना चाहता था, ऐसा नहीं है कि अगर पैसे की बात आई है, पूंजी की बात आई है, तो आप वित्त मंत्रालय ही टिक कर दें, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये रक्षा मंत्रालय है। तो सही इसका उत्तर क्या है? डी, रक्षा मंत्रालय। और केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने अभी ये भारतीय विक्रेताओं के साथ सभी मौजूदा जो पूंजी अधिग्रहण अनुबंध हैं उनकी डिलीवरी की अवधि 4 महीने बढ़ा दी है। ये कंप्लीट न्यूज है। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आई फ्लोज नाम से एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली का विकास किया है? कौन है? ये स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट ने एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली का विकास किया है। आई फ्लोज उसका नाम है। क्या नाम है? आई फ्लोज, ये ध्यान रखिए। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का मुंबई में 34 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी पहली फिल्म कौन सी थी? बड़े दुख की बात है। और इन्होंने तो अभी एक फिल्म की थी छिछोरे, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे इसको पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा फिल्म। उसमें ये अपनी प्रेमिका की जान बचाते हैं जो सुसाइड करने वाली होती है, कुछ ऐसी ही कहानी है, मैंने देखा नहीं है। तो ऐसी फिल्म करने के बाद में इन्होंने सुसाइड किया। अभी इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल करने वाले, ऐसा क्या था? ऐसा क्यों किया? बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे हैं। और दो हर जगह की तरह बॉलीवुड में भी एक आप कह सकते हैं पार्टी बंदी है, और वहाँ पर भी कुछ आका लोग बैठे हैं जो जिसको चाहे अंदर करें, जिसको चाहे बाहर करें। वो खुद तो एक्टिंग नहीं कर पाते, लेकिन दूसरों की एक्टिंग को, दूसरों के कैरियर को वो निर्धारित करते हैं। कुछ ऐसा इनके साथ भी हुआ और ये प्रेशराइज्ड हो गए, प्रेशर में आ गए। और जब ये प्रेशर में आ गए तो धीरे धीरे इनकी स्थिति खराब होने लगी और अंत उसका बहुत बुरा हुआ। लेकिन आप लोगों से मेरा जो सुझाव है और ये अनुरोध भी है कि कभी भी आप लोग कितनी भी खराब कंडीशन आ जाए, कितना भी बुरा आपके साथ हो जाए, सुसाइड करने की मत सोचिए। और जिस दिन ये ख्याल आएगा, सबसे पहले आप अपने माँ बाप के बारे में सोचिएगा। अगर आपके माताजी और पिताजी का चेहरा आपके आंखों के सामने एक बार आएगा ना, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। कोई भी कंडीशन हो, आप सफल हो, असफल हो, किसी भी प्रॉब्लम में घिर जाए, लेकिन जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं। और कोरोना ने ये चीज वैसे भी दिखा दी। तो इनकी पहली फिल्म थी काय पो छे। पहली फिल्म इनकी काय पोछे थी। शुरुआत इन्होंने वैसे कहाँ से किया था? इन्होंने सीरियल से शुरुआत की थी और ये पढ़ने में बड़े अच्छे थे। इन्होंने टॉप किया था, 7th रैंक थी इनकी। जो इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए इन्होंने एग्ज़ाम दिया था उसमें, तो और अच्छे स्टूडेंट थे। उसके बाद इन्होंने बॉलीवुड का रास्ता चुना। कुल मिला के एक झटके में पूरी लाइफ समाप्त हो गई और उसका अधिकार समाप्त करने का आपको नहीं है। इसीलिए हमारे संविधान में, हमारे यहाँ ये जो है आत्महत्या को क्या माना गया है? आत्महत्या को एक मतलब अपराध माना गया है। लेकिन दिक्कत ये है कि इस अपराध की सजा उस व्यक्ति को नहीं दी जा सकती जो आत्महत्या करता है, क्योंकि वो तो चला जाता है। ऐसा प्रश्न भी पीसीएस ने एक बार पूछा है, पीएससी ने। रक्त के लिए स्वैच्छिक अवैतनिक रक्तदाताओं का धन्यवाद करने के लिए विश्व भर में रक्तदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो डेट है वो डेट है 14 जून। कल ये रक्तदाताओं को धन्यवाद देने के लिए विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है कल की डेट में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अंतरिक्ष यात्री और समुद्र विज्ञानी कैथी सुलिवन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में समुद्र के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाली पहली महिला ये बन गई है। कौन? कैथी सुलिवन। और दूसरा स्टेटमेंट है कि 1984 में कैथी ने अपने अंतरिक्ष वाक की शुरुआत की और अंतरिक्ष में चलने वाली
पहली महिला ये बनी थी। ये दूसरा स्टेटमेंट है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन से स्टेटमेंट सही है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इन्होंने चैलेंजर द्वीप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया और ऐसा करने वाली फर्स्ट फीमेल हैं। और ये भी इन्होंने अंतरिक्ष वाक की शुरुआत की थी। अपने अंतरिक्ष वाक की शुरुआत इन्होंने 1984 में कर दी थी और अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला बनी थी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरियों की निगरानी के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली का विकास किया है? और ये विकास किया है आईआईटी खड़गपुर ने। किसने किया है? आईआईटी खड़गपुर ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान द्वारा सुरक्षा बलों की वर्दी कीटाणु रहित करने के लिए जर्मी क्लीन नाम से एक सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया गया है? इसका नाम क्या है? जर्मी क्लीन। और पूछा जा रहा है सुरक्षा बलों की वर्दी को कीटाणु रहित करने के लिए जो ये बनाया गया है वो किस शोध संस्थान के द्वारा, किस संस्थान के द्वारा बनाया गया है? अब ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है आप सोचते रहिए। उसके पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप बीईओ का एग्जाम दे रहे हैं, आरओ का एग्जाम दे रहे हैं, यूपी पीसीएस का 2020 का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप बीईओ का एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत जल्द हम एक 50 दिवसीय कोर्स चलाने जा रहे हैं। एग्जाम के पहले तक वो चलता रहेगा। बहुत ही कम पैसे में 499 रुपये में यह है। इसमें वीडियोस, पीडीएफ और टेस्ट सब कुछ आपको मिलेंगे। इसके बारे में upsctarget.com वेबसाइट को विजिट कीजिए, वहां पर रजिस्ट्रेशन छोटा सा कर दीजिए और जल्द ही आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसके बारे में सारी जानकारी भी वहां पर दी हुई है। और इसका जो डेवलपमेंट किया है वो डेवलपमेंट किया है डीआरडीओ ने, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन ने। जर्मी क्लीन का उपयोग क्या होगा ये आप जानते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगती है जरूर बताएं। और मॉर्निंग की जो मॉर्निंग जीके की क्लास है, डेली जीके की क्लास है, उसको भी आप देखते रहें, जिससे कि आपका वन लाइनर प्रश्न भी तैयार होता रहे। एक टॉपिक हम लोग वहां पर लेते हैं और उस टॉपिक के 5, 7, 10, 7, 8 प्रश्न तो कम से कम रहते हैं। आज जैसे आज के टॉपिक में 9 प्रश्न थे, तो उसको इस तरीके से तैयार करते हैं कि छोटे छोटे सब प्रश्न आपके तैयार हो जाए। तो आप बिल्कुल दबाव से मुक्त रहिए। किसी भी तरीके का दबाव आपको नहीं महसूस करना है। आपका कर्म करना आपके हाथ में है, वो आप करते रहिए, बाकी ईश्वर पे छोड़ दीजिए। लेकिन अपने कर्म में बेईमानी नहीं होनी चाहिए। नैतिकता हमेशा बरकरार रखें। किसी भी चीज़ में, संबंधों में नैतिकता रखिए और पढ़ाई में नैतिकता, समाज में जितना भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें आप ईमानदार रहें, नैतिक रहें। एथिकल वैल्यू अगर आप में रहेगी तो उसका जो रिजल्ट होगा वो अच्छा ही होगा। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।